मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी। मेरा घर उजड़ रहा था, लेकिन मैं शायद ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी कि जहाँ आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत गौतम को बताती तब भी मेरा घर बर्बाद हो जाना था, और ना बताती तब भी यह सोनी नाम की लड़की मेरी जगह ले लेती। औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन सौतन का दुख नहीं। मेरे और गौतम के बीच जो कुछ भी हुआ था, मैं नहीं चाहती थी कि सोनी बीच में आए। इसलिए मैंने अपनी सास से कहा, सोनी को काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, वापस कब जाएगी। हालांकि सोनी की माँ को गए हुए काफ़ी दिन हो गए। सोनी यह कहकर रुक गई थी कि मैं कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहती हूँ। मेरी सास कहने लगी कि मैं भी उससे कह चुकी हूँ कि अब तो तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम अब अपने घर जाओ। लेकिन यह गौतम है कि उसे मना किए जा रहा है। वह जाने का मन भी बनाती है तो गौतम उसे रोक लेता है। यह सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मिट्टी में जकड़ लिया था। गौतम क्यों चाहता था कि वह यहाँ से ना जाए। एक बार मैं किचन से बाहर आई तो दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे, जो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। पहले मैं नहीं जानती थी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन आज इस राज से भी पर्दा उठ चुका था। मैं तो इस गलत फहमी में जी रही थी कि गौतम मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ और ही थी। क्योंकि जो मैंने सुना था उसके बाद मेरे दिल में यह लग सा गया था कि मेरा पति मुझसे मोहब्बत नहीं करता। शायद यह शादी उसकी मजबूरी रही होगी, वरना मोहब्बत तो उसे सोनी से ही थी, और सोनी उसके कहने पर ही यहाँ रुकी हुई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात का खाना भी नहीं खाया। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही। मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। आधी रात मैंने रोकर गुजारी थी। रात 2 बजे मुझे ड्राइंग रूम से फिर सरगोशियों की आवाज़ें आने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद था। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। सोनी गौतम की बाहों में थी। अचानक मेरी आंख खुली थी। मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मैं पसीने से भीग चुकी थी। भगवान का धन्यवाद किया कि जो मैंने देखा वह एक सपना था। मैं उठकर जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली। हॉल में खामोशी छाई हुई थी। मैं ड्राइंग रूम में गई। गौतम अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहे थे। मैं रोते हुए उसके पास बैठ गई। वह मुझे देखकर कुछ परेशान हुआ। कहने लगा, क्या बात है, रो क्यों रही हो। मैंने कहा, गौतम, आप आज के बाद सोनी से बात नहीं करेंगे। मेरी बात पर पहले तो वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कहने लगा, क्यों ना बात करूं। मैंने कहा, आपके दिल में सोनी थी तो मुझसे शादी क्यों की आपने। वह कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने सोनी की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का दीवाना बन बैठा और तुमसे शादी कर ली। सोनी मुझसे पहले से ही मोहब्बत करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, और अब मुझे भी इस बात का एहसास हो गया है, इसलिए मैं सोनी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया था। मैं फुट फुट कर रोने लगी। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यूँ बर्बाद नहीं कर सकते। मैं मर जाऊँगी आपके बगैर। गौतम, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर गौतम ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में लेकर आया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कहने लगा, बस यही तो सुनना चाहता था मैं। यह जानता था कि तुम्हारे दिल में क्या है, इसलिए मैंने सोनी से विनती की थी कि वह मेरे साथ मिलकर यह ड्रामा करे। नेहा, सोनी मेरी सगी बहन है। मम्मी की सहेली की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मम्मी ने सोनी को उन्हें दे दिया था। यह बात मेरे लिए एक नया खुलासा थी। फिर गौतम बोला, तुम्हारी दूरियों ने मुझे बेहद परेशान कर रखा था। मुझे लगा शायद तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इसलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो। इसलिए मैंने सोनी के साथ मिलकर यह ड्रामा किया था, और आज तुम्हारे इजहार ने मेरे अंदर एक इम्तिनान और सुकून भर दिया है। शायद तुम्हारी मुझसे दूरी एक नेचुरल झिझक थी। गौतम मेरे करीब आने लगा, इतना करीब कि
उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। गौतम ने मदहोश होते हुए कहा, नेहा, अपने दिल दिमाग से सारा डर निकाल दो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। इस बार मैं उसे रोक नहीं पाई क्योंकि अपनी ज़ुबान से मैं इजहार ए मोहब्बत कर चुकी थी। पूरी रात मेरी डर में गुजरी थी कि जिस दिन मेरा सच गौतम को पता चल गया वह दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। खैर, मेरी संगत पाकर गौतम बेहद खुश था। कुछ दिनों बाद सोनी भी वापस चली गई थी। बस मेरा दिल हर समय डर के साए में रहता था कि जब मेरी सच्चाई का पता गौतम को होगा तो मेरा क्या होगा। हमारी शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे जब एक बार मेरी सास खाने के बीच कहने लगी, गौतम, मुझे जल्द से जल्द पोते या पोती की खुशखबरी सुनाओ। तुम मेरी इकलौती औलाद हो और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द दादी बन जाऊँ। इस सूने आंगन में एक छोटे से बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। यह सुनते ही मेरे हाथ से प्लेट गिर गई। मैंने जल्दी से प्लेट उठाई। गौतम ने मेरी तरफ देख कर कहा, क्या बात है नेहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। मैं उसे क्या जवाब देती, मेरी तो भूख ही मिट चुकी थी। फिर गौतम ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को तसल्ली दी। माँ, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, आपको यह खुशखबरी भी जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन मेरी सास को तो बहुत ही जल्दी थी और शायद उनकी यह जल्दीबाजी स्वाभाविक भी थी। उनके 2 ही तो बच्चे थे। सोनी को उन्होंने अपनी सहेली को दे दिया था। उनके पास सिर्फ गौतम था। ना जाने कितने वर्षों से यह घर सूना पड़ा हुआ था, इसलिए उन्हें बच्चों की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। अपनी माँ के बार बार कहने पर गौतम मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया। उसने बहुत से टेस्ट लेकर दे दिए। मेरा दिल बेहद बेचैन था। जो भी हो रहा था अच्छा ही हो रहा था। मैंने डरते डरते गौतम से कहा, मम्मी को इतनी भी जल्दी क्या है बच्चों की। गौतम ने तो मेरा हाथ थाम कर बोला, नेहा, बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो चाहता हूँ भगवान मुझे एक ही बार में 2 बच्चे दे दे। गौतम की बातें मेरा दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी। जो हकीकत मेरी माँ ने मुझे बताई, मैं जानती थी कि मैं इस खुशी को गौतम को नहीं दे सकती। और जिस दिन यह बात गौतम को पता चली वह दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। वह मुझे कभी भी सच्चाई के साथ स्वीकार नहीं करेगा। फिर वह समय भी आ गया था जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। उस दिन मेरी रूह जैसे मेरे शरीर से निकल रही थी। जिस तरह से अल्ट्रासाउंड करने वाली बार बार मेरे चेहरे की तरफ देखती तो कभी अल्ट्रासाउंड के स्क्रीन की तरफ, तो मेरी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने डॉक्टर से विनती की कि वह मेरे बारे में मेरे पति को कुछ ना कहे, लेकिन वह कहने लगी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो, हमें यह ऑर्डर नहीं है। और वैसे भी अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और अल्ट्रासाउंड वाला यह बात ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। भलाई इसी में है कि आप अपने पति को खुद ही सच्चाई बता दें। मैं उससे विनती करने लगी कि मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरी रिपोर्ट गौतम तक पहुंच गई थी। जैसे ही लेडी डॉक्टर ने वह रिपोर्ट देखी तो मुझे हैरत से देखने लगी और उसने मेरे रिपोर्ट की सारी सच्चाई गौतम को बता दी। और मैं यूं ही थी कि पत्थर की तरह कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेरा सच गौतम को पता चल चुका था। गौतम के बदलते हाव भाव और बदलती रंगत मेरी जान निकाल रही थी। घर जाते ही मेरी सास ने गौतम से मेरी रिपोर्ट्स के बारे में पूछने लगी तो गौतम कहने लगा, अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया है। यह सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अगर मेरी सास को पता चल जाती तो उसी वक्त मेरे हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल देती। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। उस समय मेरी बेचैनी अपने चरम सीमा पर थी। मेरी जान निकली हुई थी। गौतम ना जाने कमरे में आकर मुझे कौन सी सज़ा सुनाने वाला था। गौतम जब कमरे में आया तो उसकी आंखें लाल थी। मेरा दिल था कि धड़कना भूल गया हो। मेरे आंसू बह रहे थे। वह मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मुझे खामोशी से देखता रहा। उसने जुबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नज़रें जैसे बहुत कुछ कह रही थी कि इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। मैं बस लगातार आंसू बहा रही थी। मैंने खुद को तकदीर के हवाले कर दिया था। थोड़ी देर बाद गौतम कहने लगा, बस एक बात बता दूं नेहा, क्या तुम यह बात पहले से जानती थी?
मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, मेरी माँ ने मुझे शादी की रात फेरों से कुछ देर पहले ही यह बात बताई थी। यही वजह थी कि मैं आपको अपने करीब आने से रोक रही थी, ताकि आप यह सच जानकर मुझे तलाक ना दे दो। यह कहकर मैं रोने लगी। वह कहने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया नेहा। तुम जानती थी कि मैं इकलौता हूँ। मेरी माँ को औलाद चाहिए। तुम्हारी माँ अगर सच्चाई जानती थी तो उन्होंने हमें अंधेरे में रख कर गलत किया है। यह कहकर गौतम कमरे से बाहर चला गया। पूरी रात वह कमरे में नहीं आया था। मेरी माँ ने मुझे शादी की रात रोते हुए यही तो बताई थी कि मेरे अंदर जन्म से ही बच्चेदानी मौजूद ना थी। मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। 14-15 साल की हुई तो मुझे पीरियड्स नहीं आए थे। मेरी माँ को भी चिंता हुई थी। मैं 16 साल की भी हो गई थी, लेकिन पीरियड्स नहीं आए। फिर वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई थी, जहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। लेकिन मेरी माँ ने उस समय मुझसे मेरी यह हकीकत छुपा ली थी। उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कमी है, जो समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी और तुम नॉर्मल हो जाओगी। मैं भी इस बात को भूल गई थी और अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई थी। लेकिन शादी की रात फेरों से ठीक पहले मेरी माँ ने मुझे यह सच्चाई बताई थी। फिर मुझे यह भी कहा गया कि जितना हो सके तुम गौतम से दूर रहना, क्योंकि अगर वह मुझसे संबंध बनाएगा तो जाहिर है कुछ समय के बाद बच्चों के बारे में भी कहेगा, और उसके लिए जब वह तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा तो यह हकीकत उस पर खुल जाएगी। और आज वह दिन आ चुका था। मेरी हकीकत गौतम पर खुल चुकी थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन वह एक बार भी मेरे आंसू पोंछने नहीं आया। सुबह तक मैं समझ चुकी थी कि मुझे क्या फैसला सुनाया जाने वाला है। जब मैं सुबह कमरे से बाहर निकली तो गौतम अपने ऑफिस जा चुका था। पूरा दिन मेरा बेचैनी से गुजरा था। जब वह घर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई थी। उसने हाथ में रिपोर्ट्स पकड़ी थी जो मेरी सास के सामने रखी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरी सास बिल्कुल अनपढ़ है। वह कहने लगी, गौतम, मुझे इन रिपोर्ट्स का क्या पता कि इसमें क्या लिखा है, मुझे बताओ। गौतम कहने लगा कि माँ, मैं आपको कभी भी वारिस नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अंदर बच्चा पैदा करने की सहालियत नहीं है। मुझे कभी भी औलाद नहीं हो सकती। यह कहकर वह अपनी माँ की गोद में सर रख कर रोने लगा। मेरी सास के गले लग गया और कहने लगा, माँ, मैं एक बाज मर्द हूँ। भगवान के लिए मुझे दोबारा औलाद के लिए मत कहिए। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ सिवाय औलाद के। यह सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया था। गौतम ने हर बात खुद के ऊपर ले ली थी और मुझे हर चीज़ से आज़ाद कर दिया था। मेरी सास भी रो रही थी और मैं हक्का बक्का अपने पति को देख रही थी कि मर्द का कौन सा रूप था जो मेरे सामने गौतम की सूरत में था। मेरी सास ने जब खूब सारे आंसू बहा लिए तो कहने लगी, कोई बात नहीं गौतम, तू अनाथ आश्रम से कोई बच्चा ले लेना और हम उसे अपना समझ कर पाल लेंगे। लेकिन तुम अपना दिल दुखी मत करो। मैं कभी तुम्हें दोबारा औलाद के लिए नहीं कहूँगी। कमरे में आकर गौतम बेड पर बेजान सा होकर लेट गया था। मैं उसके पास बैठ गई, उसके पैर पकड़ लिए। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि आपने यह क्या किया? मेरी कमी को अपने सर ले लिया। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और अपने पास बिठाया। कहने लगा कि पति पत्नी एक दूसरे का अंग होते हैं और हमारा रिश्ता शरीर के साथ साथ हमारे अंदर की कमियों को भी छुपा लेता है। तुम मेरी हो नेहा, तुम्हारे ऐब मेरा ऐब है, तुम्हारी कमी मेरी कमी है और तुम्हारी खूबी मेरी खूबी है। मैं यह नहीं कहता कि यह सब मेरे लिए आसान था, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता था। इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। यह कहकर गौतम ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ जिसे गौतम जैसा पति मिला। आज हमारी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। सोनी की भी शादी हो चुकी है और उसने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। एक बेटा सोनी ने मुझे और गौतम को दे दिया। मैंने खुशी खुशी सोनी के बेटे को अपना लिया था। अब गौतम, मैं और मेरी सास बहुत ही खुश हैं। उस बच्चे को पाकर ऐसा लगता है जैसे हमारा परिवार अब पूरा हो चुका है।
यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा सुनने और देखने के लिए।